नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। नागपुर का लखनऊ कनेक्शन। नागपुर से लखनऊ कोई फ्लाइट आती नहीं थी, लेकिन नागपुर से लखनऊ फ्लाइट शुरू की गई। एक कनेक्शन ही नहीं है, काफी सारे कनेक्शन अचानक नागपुर और लखनऊ के बीच जुड़ना तेज हो गए। संघ की नागपुर की बैठक में किसने यह सुझाव दिया कि योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? देश के किसी भी टीवी चैनल, किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी सोशल मीडिया पे ये खबर आप नहीं देखेंगे। ये 4 पीएम की ब्रेकिंग खबर है। हमारे शो के रिलीज होने के बाद आप देखिएगा कि किस तरह बाकी यूट्यूबर्स और बाकी जगह ये खबर फ्लैश होती है, क्योंकि ऐसी तमाम खबरें ऐसे हैं तो 4 पीएम ने ब्रेक करी, उसके बाद दूसरे यूट्यूबर्स ने या दूसरे चैनल ने उठाई। नागपुर में बैठक में क्या बात हुई? क्या संजय जोशी के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम बढ़ाना एक रणनीति का हिस्सा है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के अंदर संघ का बढ़ता हुआ दबाव है? एक ऐसी बातों को जानने के लिए मैं आपको सीधे नागपुर ले चलता हूं। तेज पत्रकार हैं राजीव रंजन जी। नागपुर में बढ़िया कनेक्शन है, संघ से बड़े जुड़े हैं। और मैं इसलिए चौंका क्योंकि मेरे पास एक फोन आया और मेरे उस मित्र ने बताया मुझे कि एक शॉकिंग खबर बताऊं, क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट बड़े अच्छे। तो मैंने कहा हाँ। पूरे संघ की बैठक में ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो क्या होगा, क्यों नहीं बना दिया जाए उनको। चलता हूं राजीव रंजन के पास, क्योंकि आज के इस शो में भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्तों के बहुत जबरदस्त खुलासे हैं जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे। चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और चलते हैं राजीव रंजन के पास। राजीव भाई, हम लोग बैठे थे बढ़िया बढ़िया बातें करने के लिए, लेकिन उससे पहले सबसे बढ़िया बात ये कर लूं कि आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं थैंक यू। इतना इतना क्रूर संपादक हूं कि मैं आपको जन्मदिन पे भी केक खाने और खिलाने की जगह आपसे पॉलिटिकल चर्चा करने बैठ गया। दरअसल मुद्दा ही ऐसा था। अच्छा, बड़ी मजेदार बात, मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप लोग जो बातें करते हो जैसे अभय दुबे जी के संग या राजीव रंजन के संग, तो इनकी तैयारी कैसे करते हो, पहले क्या है, दोनों डिस्कस करते हो। तो मैं बड़ा हंसते हुए मैंने कहा कि हम लोग जब बैठते हैं, अभय दुबे जी हो गए, आप हो गए, जिस समय कैमरा ऑन करते हैं तब हम लोग कहते हैं कि चलो आज पॉलिटिकल आपको कुछ जानकारी है तो उससे बात करेंगे। कोई तैयारी रिसर्च वर्क नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि मौलिकता इसी में रहती है कि भाई जो चल रही है उसमें मैं सवाल करूं, आप पे जो जानकारी है वो आप बता दो। अब मैं रिसर्च करूं, मेरी टीम रिसर्च करके बैठे, फिर उन पे उस पर मैं अकेले बोल दूंगा या आप ही अकेले बोल दोगे। व्यक्तिगत बातचीत तो ऐसी मजेदार होती है। तो फिलहाल आप पे जन्मदिन की पार्टी उधार है, केक उधार है। नागपुर आएंगे तो नागपुर में केक जरूर खाएंगे। आप नागपुर में है, जन्मदिन अच्छे से मनाइएगा। लेकिन नागपुर से जो खबरें आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश में भूचाल मचा रही, वो तहलका मचा रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मेरे सोर्स ने बताया कि एक चर्चा चली ऐसी नागपुर में, तभी मैंने आपको फोन किया, पूछा कि क्या चर्चा चली, क्योंकि वो शॉकिंग खबर थी कि भाई नागपुर में योगी आदित्यनाथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक फोन आया मेरे पास में और एक डेढ़ घंटे पहले, और उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चा हुई नागपुर में। मैं शॉक कि नागपुर में ये चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ। मुझे लगा कि मोदी और शाह जी चूहे मारने वाली दवा खा लेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को तो नहीं होना है। लेकिन मुझे लगा चलिए मैंने इसीलिए आपको जन्मदिन पर डिस्टर्ब किया। है क्या इस खबर के पीछे सच्चाई क्या है? और संघ ने ये दांव अगर चला है, ये नाम जो चलाया है, तो क्या इसलिए कि संजय जोशी के नाम पर मोदी और शाह भड़क रहे थे? तो एक ऐसा नाम खड़ा कर दो, ऐसी चीज खड़ी कर दो कि जो संजय जोशी से भी ज्यादा खतरनाक हो। योगी आदित्यनाथ के तेवरों ने, योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्वादी फायर जो आग है, उसने मोदी शाह को बेचैन कर दिया है। मुझे लगता है कि विपक्ष के कई नेताओं से ज्यादा मोदी और शाह परेशान है कि योगी आदित्यनाथ को सवाल है। मैं हमेशा से कहता था कि सांप्रदायिकता की जो सवारी होता है ना, ये सांप्रदायिकता का शेर होता है, इसकी सवारी करना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप शेर पे सवार होते हैं तो आपको बड़ा मजा आ रहा होता है कि हिंदू मुसलमान करके वोट आ रहे हैं, वोट आ रहे हैं। लेकिन पता चलता है कि जब आप शेर से उतारने की कोशिश करते हैं, शेर आपको खा जाता है। तो अब योगी आदित्यनाथ को जिस शेर पे बिठाया था अमित शाह ने कि संभालो सत्ता, उनको लगता था नौजवान एक फायर ब्रांड गेरुए वस्त्र वाला व्यक्ति होगा, हमारे बिठाया, हमारा एहसान मानेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो किसी के काबू में आते नहीं।
तो मैं समझना चाहता हूँ ये खेल नागपुर में क्यों शुरू हुआ, कहानी क्या है, नागपुर और लखनऊ के कनेक्शन की ये चर्चा शुरू हुई तो हुई क्या, रणनीति क्या है इसके पीछे? संजय जी, थैंक यू विशिंग मी। और मैं अपने जवाब में बम फोड़ने वाला था, आपने क्वेश्चन में ही बम फोड़ दिया ये। देखिए, संघ के बहुत बड़े किसी पदाधिकारी से मैं मिला था, प्रचारक से भी मिला था पिछले 1 महीने में, और मैंने सबसे यही क्वेश्चन पूछा था कि भाई योगी आदित्यनाथ जी जो हैं और वसुंधरा राजे जी जो हैं, इनकी क्या सहमति है संजय जोशी जी को अध्यक्ष बनाने की? तो मुझे सीधा सीधा ना जवाब देते हुए, ये वसुंधरा राजे जी के ऊपर में तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, पर कहा कि योगी आदित्यनाथ जी बड़े दुखी चल रहे हैं आज, और ये 2-3 लोगों ने सेम यही जवाब दिए। तो मुझे उस टाइम इस चीज समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब समझ में आ रहा है, पिछले जो 2-3 दिनों से जो खबरें छन के आ रही हैं वो ये आ रही है कि देखिए 20, 21, 22, 23 भी इनकी बैंगलोर में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैंगलोर में बहुत बड़ी मीटिंग है, और उसके अंदर में एक नाम की प्रस्तावना होने वाली है। ये मैंने शायद 2-3 हफ्ते पहले भी कहा था, जो भाजपा के सामने रखा जाएगा। ऐसा पता चल रहा था कि ये नाम संजय जोशी का होगा, पर संजय जोशी के नाम पे किसी भी तरीके से सहमति नहीं बन पा रही है। अमित शाह और मोदी जी जो है वो स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। तो अभी ऐसा मेरे स्रोतों से पता चला है कि योगी आदित्यनाथ जी का नाम जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, बड़ी ही, ये कुंभ का आयोजन होने के बाद में उनका कद काफी बढ़ गया है, और उन्होंने, आरएसएस ने ये बात सामने रखी है कि क्यों ना इस पार्टी की बागडोर, इस पार्टी की कमान जो है वो योगी जी के हाथों में दी जाए। मैं संजय जी आपको ये बता दूं कि शायद संजय जोशी के नाम पे तो 0.1% भी राजी हो जाते अमित शाह जी और मोदी जी, परंतु योगी आदित्यनाथ का नाम पे स्वीकृति बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसकी तो मेरे को 0% संभावना दिख रही है। परंतु ये बात एकदम सही बोली, आपके सोर्सेज ने एकदम सही आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बम फोड़ने वाला है, योगी आदित्यनाथ जी का नाम जो है वो रखने वाला है अमित शाह, मोदी और जो उनके पूरे ग्रुप के लोग हैं उनके सामने में, कि क्या आपको एज ए भाजपा नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में योगी जी जो है वो स्वीकृत है कि नहीं। और मैं आपको यह भी बता दूं, यदि इनके नाम पे चर्चा होती है और यदि ये बन जाते हैं, तो आप ये समझिए कि ये पार्टी पूरी तरीके से गुजरात लॉबी के हाथ से निकलकर वापस से जो हिंदी पट्टी, जो उत्तर प्रदेश और बिहार, जो ये एरिया है, यहाँ के आपको नेता जो है संभवतः आने वाले दिनों में बहुत अहम पोजीशन पे नजर आएंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से जो है वो अमित शाह जी या मोदी जी मानेंगे योगी आदित्यनाथ के नाम पर। परंतु ये एकदम सही जानकारी है कि ये सही बात है कि संघ जो है वो योगी आदित्यनाथ के नाम पे विचार कर रहा है, और कुंभ का आयोजन, और जिस तरीके से उनका कहना है संघ के लोगों का कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उस पर कंट्रोल किया गया है, इससे उनका नाम बहुत उभर गया। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता बहुत बड़ी है, धार्मिक उन्माद बहुत बड़ा है, और एक अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो डर के साए में जी रहा है। तो क्या ये टेम्पलेट जो है ये पूरे नेशनल लेवल पे रेप्लिकेट किया जा सकता है? क्या इसी टेम्पलेट को जो है पूरे नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी क्या लाने की कोशिश, प्रयास कर रही है योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से? यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। परंतु पहला जो हर्डल है, पहला जो ऑब्स्टिकल है, वो ये हर्डल है, ये ऑब्स्टिकल है कि क्या मोदी जी और क्या अमित शाह जी योगी आदित्यनाथ के नाम पे स्वीकृति, सहमति देंगे या नहीं देंगे। देखिए, संजय जोशी जी का भी नाम हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है 4 PM पे नेशनल मीडिया में कहीं पे भी नहीं था, और आज योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम आपको नेशनल मीडिया में कहीं नजर नहीं आएगा। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, दो ऑप्शंस हैं, संजय जोशी की योगी आदित्यनाथ। और ये देखने वाली बात होगी कि ये दोनों नामों से कैसे ये अपने आप को जो है वो साइडलाइन करके बीच का एक मार्क देखते हैं। परंतु ये जो 20 से लेके 24 तक सॉरी 23 तक जो मीटिंग है आरएसएस की, ये बहुत ही अहम मीटिंग हो रही है बैंगलोर में,
और इससे क्या छन छन के बाहर आता है, इस पे आगे आने वाले दिनों में देश की राजनीति जो है, भाजपा की राजनीति जो है वो निर्भर करेगी। जी संजय जी। मुझे लगता है कि राजीव भाई संघ बड़ी समझदार तरीके से अपनी चालें चल रहा है। संघ भी जानता है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उसका कद बहुत कम कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने कोई अचानक ही बयान नहीं दे दिया था कि अब हमें संघ की क्या जरूरत नहीं है, हम तो ताकत में आ गए, एक टाइम में पड़ती थी जरूरत, अब तो नहीं है। कोई बयान ऐसे नहीं दे सकता। इस बयान के पीछे पूरी कहानी, पूरा कंसेप्ट, पूरी योजना थी, क्योंकि उनको लग रहा था हम तो 350-400 सीटें आ रहे हैं तो संघ को भी उसकी हैसियत बता दी जाए। और संघ को भी समझ में आया था कि अब इतनी बेइज्जती हुई है, क्योंकि लगातार लोग कहते थे कि संघ कहता था व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संस्था बड़ी होती है। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने, मोदी जी ने दिखा दिया कि नहीं, व्यक्ति बड़ा होता है। हर तरफ मोदी मोदी मोदी। किसी को उम्मीद थोड़ी नहीं थी कि ये बीजेपी सरकार की जगह एनडीए की सरकार बन जाएगी। और बीजेपी की सरकार तो मैं गलत कह रहा हूँ, मोदी सरकार कहते थे। भाजपा की सरकार तो कोई कहता नहीं था कि मोदी की सरकार है। अब वो भाजपा मोदी की जब बना के एनडीए बनी, तो संघ को मौका मिला। मुझे लगता है कि संघ को भी पता है कि ना संजय जोशी बनेंगे ना योगी आदित्यनाथ बनेंगे, लेकिन इन दोनों के नामों पर इतना विवाद पैदा कर दो। जहां तक मैं समझ पाया संघ को, आप ज्यादा जानते होंगे, आप नागपुर में रहते हैं, लेकिन मेरे सोर्स जो हैं वो ये हैं कि अमित शाह मोदी पे इतना दबाव पैदा कर दो कि भाई या तो संजय जोशी को बना दो या योगी आदित्यनाथ को बना दो। अब अमित शाह को भी लग रहा है कि किसी तरह से मैं दिल्ली आकी कुर्सी तक पहुंचने से योगी आदित्यनाथ को रोक रहा हूँ। बच्चा बच्चा जानता है बीजेपी की राजनीति को, जो समझता है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच सांप ने अबले का पैर है। तो अगर वो संघ ये चाल चलता है और योगी आदित्यनाथ के नाम पर, तो जाहिर है कि ना मोदी राजी होंगे ना शाह राजी होंगे, क्योंकि अपने कौन दुश्मन को पार्टी की कमान दे देगा। फिर नाम, तीसरे नाम पे शिवराज सिंह चौहान या कोई ऐसा नाम जो संघ का पसंदीदा हो, उसको बढ़ा दिया जाएगा। भाई अब तुम एक पे मना कर रहे हो, दो पे मना करो, तीसरे पे तो हाँ कर दो। क्या लगता है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना मोदी और शाह के लिए अब गले की फांस बन गया है? संघ मान नहीं रहा, पार्टी के अंदर भी। आप सोचो ना, भाजपा के संसदीय दल की बैठक कब हुई, कहां हुई? आपने जब चुनाव के रिजल्ट आए, होना ये चाहिए था कि बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होती, वो अपना नेता चुनते, फिर एनडीए की बैठक होती। लेकिन मोदी जी को पता था, क्योंकि हमने आपने शो भी किया था कि अगर बीजेपी के संसदीय, क्या याद है ना आपको, हम और आप बात ही कर रहे थे कि अगर भाजपा के संसदीय दल की बैठक उस समय हो गई होती तो कई सांसद संघ के इशारे पे खड़े होकर सवाल करते। तो बहुत बढ़िया प्लान किया गया। ये सूचना तो उनके पास नहीं थी कि भाई बुलाई मत संसदीय दल की बैठक, सीधे एनडीए का तरफ से घोषित कर दो कि हमने तो बना लिया अपना। ये एक खेल था। तो आपको लगता है कि संघ ने मोदी को और शाह को उलझा दिया है, और इस उलझन से निकलेंगे कैसे हो? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, इसमें आपको भारत की आज की जो स्थिति है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शासन जो है वहीं से संचालित हो रहा है। संजय जी, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मुझे देखना पड़ेगा, मतलब कि और भी कई सोशियोलॉजिस्ट है, समाज शास्त्रियों या राजनीतिक शास्त्रियों ने इस चीज पे गौर किया है कि नहीं किया है, कि जब जब देश में आर्थिक स्थिति जो है वो डावाडोल होती है तो धार्मिक उन्माद जो है, सांप्रदायिकता जो है वो बढ़ती है। जब 1988-89 में भारत सोना गिरवी रखने के मार्ग में बढ़ चला था, जब लग रहा था कि सोने को अब गिरवी रखना पड़ेगा, उसी वक्त में राम जन्मभूमि का पूरा जो मुद्दा है वो गरमाया, और पूरी की पूरी देश की राजनीति उसके बाद से जो है, मतलब फिर वापस आ नहीं पाई, उसी दिशा में बढ़ गई। आज भी वैसी ही कंडीशन डेवलप हो रही है। आज भी यदि आप देखें तो आर्थिक रूप से जो है भारत की सिचुएशन डावाडोल हो रही है। और आप सोचिए, मतलब जो सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि इंडिया की 6%, 7%, 8% की रफ्तार से यदि डेवलपमेंट होगा तो ही हम जो है वो गरीबी के उससे बाहर निकलेंगे, चंगुल से बाहर निकलेंगे। आज 6% के नीचे चली गई हमारी जीडीपी ग्रोथ। तो जब भी देश के अंदर में आर्थिक संकट बढ़ता है तो धार्मिक उन्मादता बढ़ती है और लीडर्स उसी तरीके के पनपते हैं। आप याद कीजिए 1989, 1990 के बाद से लाल कृष्ण आडवाणी और साध्वी उमा भारती और कितने साध्वी रितंबरा, मतलब इस टाइप के लीडर्स आए थे जो एकदम धार्मिक उन्माद को फैलाने वाले लीडर्स थे। उनके भाषण जो है पूरे इसमें भरे ओत-प्रोत रहते थे। आज भी जो स्थिति बन रही है वो वैसी बन रही है, और हमको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके के भाषण देते हैं।
तो ये एक बहुत ही डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली ज्वाइंट है कि जब जब देश की आर्थिक स्थिति डावाडोल होती है, हम देखते हैं कि ऐसे लीडर्स का उदय होता है या नेशनल लेवल पे भारी होते हैं जो लीडर्स धार्मिक उन्माद को फैला सके, सांप्रदायिकता को फैला सके। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी इसके रिवर्स होता है, उल्टा होता है, जैसे आप देखिए 1992-93 जब ये हुआ कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बातों को सामने लेके आया गया, तो हमने देखा कि पूरा देश जो है वो आर्थिक विकास के दौर में चला गया, और आर्थिक विकास के दौर में चला गया तो सॉफ्ट चेहरे सामने आने लगे। तो हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जो इसी का सॉफ्ट चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो सामने आया, लाल कृष्ण आडवाणी पीछे हट गए। इसी तरीके से हमने देखा कि भाई जो 2004 से लेकर 2008 के बीच में जो समय था, वो इंडिया सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट हमने उसी टाइम में देखी है। और हमने देखा कि उस टाइम में मनमोहन सिंह जैसा एक सॉफ्ट चेहरा जो था, उसकी स्वीकृति थी, पूरे देश ने उसको एक्सेप्ट किया। तो परंतु वैसी स्थिति जब कभी भी होती है तो हमें देश के अंदर नहीं, देश के बाहर के दुश्मनों से समस्या होती है। तो हमने देखा कि भाई बॉम्बे में बम विस्फोट हो गए, 2008 में मुंबई में होटल में ये टेररिस्ट कांड हो गया है ना, ओबेरॉय, ताज, इन सब पे हमला हुआ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं संजय जी, ये बहुत गंभीर बात है। हमारा देश दो तरीके के उन्मादियों से या दुश्मनों को झेल रहा है। एक है जो देश के अंदर बैठे हुए हैं, और जो ये देश के अंदर बैठे हुए हैं, ये लोग जब भी आर्थिक स्थिति डावाडोल होती है उस टाइम में भारी होते हैं। और दूसरे देश के बाहर है ये जो आईएसआई वाले, जो देश के दुश्मन लोग हैं, ये जब भी देश आर्थिक रूप से तेजी से प्रगति करता है तो ये देश के अंदर में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। ये बहुत बड़ी और बहुत गंभीर बात है कि देश के अंदर के जो शत्रु हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, ये आईएसआई से अलग नहीं है। आईएसआई भी वही करता, परंतु इन दोनों के स्ट्राइक करने का समय अलग अलग है। ये स्ट्राइक आईएसआई तब करता है जब भारत बहुत तेजी से विकास करता है, और देश के अंदर के उन्मादी लीडर तब स्ट्राइक करते हैं देश के ऊपर में जब आर्थिक स्थिति जो है वो गहराती है। अब आपके सवाल पे आते हैं, जो आपने कहा, आपने एकदम सही कहा। जिस तरीके से अमित शाह और मोदी ने 4 जून को रिजल्ट आने के बाद में एक साजिश रची और भाजपा के बदले एनडीए की मीटिंग करके और उसमें खुद ही घोषणा कर दी कि नरेंद्र मोदी की उसमें जीते, और किसी को मौका ही नहीं दिया कि भाजपा जो है अपने बीच से लीडर चुने। अब आरएसएस जो है चेक एंड मेट का खेल खेलने में लगी है। आरएसएस ने बहुत मौका दे दिया। अब आरएसएस सोच रही है कि इस बार जो है हम इनको अल्टरनेटिव देंगे और इनको उसमें से एक चूज करना होगा। और यही कारण है कि इतने मतलब महीने बीत गए हैं और बीजेपी अपना नेशनल प्रेसिडेंट जो है ये अनाउंस नहीं कर पा रही है। ये कभी इतिहास में नहीं हुआ, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नहीं हुआ। चाल, चरित्र और चेहरा की बात करने वाली पार्टी जो है, आज आप देखिए कैसे पॉलिसी पैरालिसिस में जो है फंसी हुई है। अपनी पार्टी की पॉलिसीज ये निर्धारण नहीं कर पा रही है, और पूरे मीडिया से ये वर्ड पॉलिसी पैरालिसिस गायब है। जो ये मनमोहन सिंह के टाइम में ये मीडिया बढ़ चढ़ के पॉलिसी पैरालिसिस हमेशा बोलता था। आज बीजेपी तो अपनी इंटरनल पॉलिसीज के ऊपर में एकदम पैरालिटिक हो चुकी है, कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। तो आपने ये सही कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस स्थिति को भांप लिया है और इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ये बैंगलोर की मीटिंग के बाद में अनाउंसमेंट आपको जल्दी नजर आएगा कि भाई ये किसको बनाते हैं। अन्यथा आप ये समझ जाइए कि इनका अंदर का जो द्वंद है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक विषम स्थिति की तरफ बढ़ चला है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव भाई, क्योंकि ये स्थिति मैं ये देख रहा हूं कि जब से कुंभ हुआ, संघ भली इस दृष्टि से ये अपना ले कि भाई कुंभ के नाम पर हिंदुत्व की बड़ी भावना भड़का दी गई, बटेंगे तो कटेंगे के नारा, इस तरह का फार्मूला कर दिया कि भाई 65 करोड़ लोग कुंभ में आ गए। मैं तो हंस रहा था, मतलब मेरे एक दोस्त हैं, वो भी बिल्कुल अभी भी थोड़े बहुत भक्त बचे हैं कि बोले 65 करोड़ आ गए। तो मैं उनको कैलकुलेशन कराने लगा। मैं कहा देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़, 25 करोड़ मुसलमान, मैंने कहा 20 करोड़ मुसलमान मान लो। मुसलमानों को तो तुमने कुंभ में आने के लिए बिल्कुल हरी झंडी दी नहीं थी, तो बची आबादी 1 करोड़ 20 लाख, और 65 करोड़ आ गए, यानी 10 में से लगभग 6-7 लोग चले गए। हर दूसरे आदमी गया कुंभ में। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वह 319 फ्लैट है, 15 लोगों से ज्यादा लोग ही नहीं होंगे वहां पे। मैं खुद नहीं गया, मेरे परिवार का कोई नहीं गया, मेरे मित्र जितने हैं, नातेदार रिश्तेदार, उसमें से 5% गए होंगे।
दक्षिण राज्य को का पूरे देश की आबादी निकाल दो, उसका 4% भी नहीं आए होंगे। तो ये हर दूसरा आदमी के कहाँ पे बका गया, ये होती हुई आंकड़ों की बात। उसके अलावा कुंभ में बहुत भारी अव्यवस्थाएं हुई, लोगों के मौत के आंकड़े छुपाए गए, हम लोगों ने सबसे पहले हम ही लोगों ने दिखाया, इस तरह की तमाम खराब खराब चीजें हुई। तो दिल्ली वाली लॉबी तो इस बात को लेके योगी आदित्यनाथ पर सवाल खेल रही है, क्योंकि दिल्ली के कुछ चैनल ऐसे जो अमित शाह के बड़े करीबी हैं, दिल्ली के तो सभी चैनल उनके करीबी हैं। जब तक हरेंद्र जोशी वहां बैठे, किस चैनल की हैसियत है कि वो खबर चला दे। तो जिस तरह कुंभ को लेके योगी पर हमले हुए कि जब बड़ी खराब है, अराजकता है, तो वो साफ साफ जाहिर था कि दिल्ली चाह रहा है कि कुंभ में मैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े हों कि कुंभ नहीं संभाल पाए। वो बात भी सही है, क्योंकि बड़े करप्ट अफसरों को कुंभ की कमान दे दी गई थी। लेकिन फिर उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने जो हिंदुत्व वाली तेजी करी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मस्जिदों को ढक दिया गया हो 12 जिलों में, उसका प्रचार किया गया हो। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर दिल्ली की लॉबी उनको हटाने का खेल करेगी, उनको हटाने की रणनीति बनाएगी, तो वो अपने आप को हिंदुत्व का, सांप्रदायिकता का उन्माद, ये हिंदू उन्माद वाला इतना बड़ा चेहरा कर लें कि मोदी और शाह छूने की हिम्मत ना कर सके। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी और उन्माद की तरफ योगी आदित्यनाथ ले जाएंगे? और क्या अगर ले जाएंगे तो संघ की इसमें सहमति होगी? संघ क्या इतना उन्माद पैदा होने देगा? क्योंकि संघ एक सीमा से ज्यादा उन्माद पैदा होने पे भी डरता है। क्या लगता है आपको कि संघ छूट दे देगा कि और उन्माद पैदा कर दो प्रदेश में? देखिए, संघ जो है, संघ के हाथ में उत्तर प्रदेश को लेके जो है वो बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और संघ की सहमति रही है, उनके हर कदम पे संघ की सहमति रही है। तो अब ये कहना कि संघ उनके ऊपर में किसी तरीके का फुल स्टॉप या ब्रेक लगाएगा, ये मुझे दिख नहीं रहा है। देखिए संजय जी, कुछ कुछ साइंस होते हैं जो आपको, मुझे, हमारे जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट को पकड़ना रहता है। अब मैं आपको 2-3 साइन देता हूं। जैसे नागपुर और लखनऊ के बीच में कोई फ्लाइट नहीं थी, ठीक है, ये इन्होंने पिछले 2-3 सालों में नागपुर और लखनऊ के बीच में फ्लाइट शुरू कर दी, फ्रीक्वेंट अच्छा। फ्लाइट, और अब हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो नागपुर और लखनऊ के बीच में फ्लाइट्स का क्या अर्थ है? पहले तो नहीं था, कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है नागपुर टू लखनऊ के बीच में ट्रैवल करने वाले लोग। तो ये कौन लोग हैं जो नागपुर से लखनऊ ट्रैवल करते हैं या लखनऊ से नागपुर ट्रैवल करते हैं? आप समझ गए, ठीक है। तो ये उनको खास सेवाएं देने के लिए फ्लाइट शुरू की गई। दूसरा, आप देखिए, नरेंद्र मोदी आते हैं नागपुर में और नितिन गडकरी जी से नहीं मिलते, या नितिन गडकरी जी नरेंद्र मोदी से नहीं मिलते, जैसा भी आप समझ लें। परंतु यही योगी आदित्यनाथ नितिन गडकरी जी के घर में जाते हैं, उनके नाते नातों के साथ में, पोतों के साथ में, पोतियों के साथ में खेलते हैं और काफी समय घर में बिताते हैं, और उसका बहुत ही व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है। यहाँ बहुत सारे व्हाट्सएप वीडियोस में पूरे नागपुर में उस चीज को फैलाया जाता है। तो आप ये समझिए, ये छोटे छोटे सिग्नल्स हैं, बट बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं, ठीक है। दत्तात्रेय होसबले जी का एकदम से बहुत ज्यादा मतलब आप कहिए कि उनकी भूमिका बहुत अहम हो गई है, और हम सबको मालूम है कि दत्तात्रेय होसबले जी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है योगी आदित्यनाथ को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये जो छोटे छोटे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो हम ये छोटी छोटी चीजों को देख रहे हैं, उससे हमको सिग्नल्स को पकड़ना पड़ता है। और अब हम ये जो देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रेसिडेंट, लगभग 1 साल समझ लीजिए, प्रेसिडेंट अनाउंस नहीं हो रहा है, और संजय जोशी जी का नाम लिया जा रहा है, बार बार लिया जा रहा है, परंतु एक स्पेसिफिक कॉर्नर है, या बोल लीजिए वो 2 लीडर्स हैं जिन्होंने उनके नाम पे सहमति या अंगूठा लगाने के बदले, आप समझिए कि उन्होंने उसके ऊपर में ब्रेक लगा के रखा हुआ। मैं आपको बताता हूं, ये मेरे काफी क्लोज सोर्सेस ने बताया कि संजय जोशी जी ने कम से कम 15 से 20 बार नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा था 2014 में, जब ये आए थे। परंतु जब भी संजय जोशी मिलने का समय मांगे, नरेंद्र मोदी जो है के ऑफिस से, पीएमओ से क्लियरली ये बोल जाए कि नहीं, उनके पास में समय नहीं है। तो आप समझिए कि उस समय से जो है इनके बीच में, मतलब उन्होंने ठान लिया था मोदी जी ने कि किसी भी तरीके से संजय जोशी को क्लोज नहीं आने देंगे। तो अब जब उनके पड़ाव का समय आ गया, जब वो राजनीति से निकलने का समय आ गया, उस टाइम में क्या वो अपने धुर विरोधी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंप के जाएंगे? ये ऐसा लग नहीं रहा। परंतु जो अब संघ ने चाल चली है, जो संघ ने अब नाम रखा है,
योगी आदित्यनाथ का। अब सवाल ये उठता है कि भाई आप उन पे भी सहमति नहीं कर रहे हो, इन पे भी सहमति नहीं कर रहे हो, तो आप किस पे सहमति करना चाह रहे हो? तो आपने सही कहा कि हो सकता है फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम बढ़ा दें, या फिर हो सकता है वसुंधरा राजे जी का नाम बढ़ा दें। तो ये संघ बड़ा सोच समझ के जो है बिसात बिछा रहा है। मेरी जानकारी में धर्मेंद्र प्रधान और आपका भूपेंद्र यादव, इस टाइप के लीडर जो है, इनको अमित शाह जी और मोदी जी नेशनल प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, जो एकदम जेपी नड्डा जी की तरह यस सर यस मैन वाले लोग हो, जिनको ये दोनों जो भी आदेश दें उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करें। वैसा ही लीडर इनको चाहिए। आप देखिए भूपेंद्र यादव पहली बार इलेक्शन लड़े, उनकी कोई अपनी बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को भाजपा के बाहर कोई बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है। आपके बंसल साहब हो गए यूपी में, उनको कोई बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है, ये कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। तो अमित शाह और मोदी जी इसी तरीके के किसी लीडर को चाहते हैं कि बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बने, जो आगे चल के गुजरात लॉबी के हाथ से इस पार्टी को जाने ना दे। गुजरात लॉबी अपने भारतीय जनता पार्टी को अपने कमान के अंदर में रखना चाहती है। और आपने सही कहा कि चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली पार्टी जो है, वहां व्यक्तित्ववाद बढ़ गया है। जो इंडिपेंडेंट जो पर्सनालिटी जो मोदी ने बनाई कि पार्टी से बड़े मोदी, तो ऐसी होगा आगे पार्टी से बड़े अमित शाह। तो वो चीज में जो बाधा डाल सकते हैं वो संजय जोशी या योगी आदित्यनाथ जी जैसे लीडर ही डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिन बड़े दिलचस्प रहेंगे संजय जी। बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत मजेदार होंगे, हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने जन्मदिन वाले दिन इतनी सारी बातें बताई, थैंक यू। ये तो राजीव रंजन सिंह, और मुझे यकीन है ये पूरी बातचीत सुनी होगी, आपको समझ आया होगा कि शतरंज की चौसर में किस तरह भारतीय जनता पार्टी और संघ एक दूसरे के मोहरे पीटने में लगे हुए हैं। मुझे आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा, बताइएगा जरूर बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।